अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। चूँकि कुछ लोग नए ज्वाइन करते हैं हमें, तो मैं क्विकली कभी कभी अपना तारुफ करवा देता हूँ, और जो ये एक्टिविटी हो रही है इसका भी तारुफ मैं आपको करवाना चाहूँगा। अब देखें कितनी जल्दी मैं करा सकता हूँ, अल्लाह करे। मेरा नाम सुलेमान अहमद है। मैंने यूएस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी है। मेरा बैचलर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है, साइकोलॉजी भी है। अल्लाह के फजल करम से 2 साल रिसर्च की है सेमीकंडक्टर्स में। अल्लाह के फजल से मैं फिज़िसिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ। कुछ काम पब्लिश भी हुआ है। उसके बाद जो है फिर अल्लाह की तौफीक से फिर मैंने तकरीबन 10 साल वॉर जोन्स के अंदर रिलीफ का काम किया है। मेरी स्पेशलाइजेशन है बिल्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ इन वॉर्स, के जंगों में हस्पताल बनाना। ये मेरी स्पेशलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और 6 वॉर जोन में मैंने काम किया है, जिसमें ताजिकिस्तान है, चेचनिया है, बॉस्निया है, क्रोएशिया है, अज़रबैजान है, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान है। 2002 में मैं पाकिस्तान आ गया। 11-12 साल यूएस में रहा, और जो है पाकिस्तान आने के बाद एक इदारा सेटअप किया, उसका नाम है टाइम लेंडर्स, जिसके थ्रू हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, और हम बिज़नेस कंसल्टिंग करते हैं। ठीक है, तो timelenders.com पे जाकर आप हमारी सर्विसेज को देख सकते हैं। फिर रिसेंटली एक और इदारा सेटअप किया, उसका नाम है द मोस्टार इंस्टीट्यूट, जिसके थ्रू हम लाइफ और बिज़नेस कोचिंग करते हैं, 1-on-1 कोचिंग करते हैं। ये है मेरा तारुफ। मैंने लम्स में भी पढ़ाया है और मैंने KSBL में भी पढ़ाया है। तो ये मेरा तारुफ है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं ये क्या कहते हैं, ये मासूम शाह की कहानी चल रही है। मासूम शाह एक फिक्शनल कैरेक्टर हैं, और हम देखना चाहते हैं कि मासूम शाह अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। ये बेसिकली चल रहा है अभी जो सेशंस चल रहे हैं। क्योंकि मैं ये फील करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि हम बजाय से कोई अच्छा रिफाइंड फ्रेमवर्क इस्तेमाल करें अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, हम अपने सोच से, जहनों से चलना शुरू कर देते हैं और नुकसान होता है। तो टाइम लेंडर्स में भी हमने इस पर काम किया, कर रहे हैं, और मोसा इंस्टीट्यूट के अंदर भी यही काम हो रहा है। रिसर्च हो रही है कि भाई जो इस्लामिक फ्रेमवर्क है, वो इस्लामिक फ्रेमवर्क हम जो है वो लोगों को प्रेजेंट करें। तो अभी हमारे कोचिंग में दो तीन जर्मन्स भी हैं, और माशाल्लाह उन्हें बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मुसलमान नहीं है लेकिन फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं। और हमारे एक दोस्त हैं और शागिर्द हैं, वो CEO हैं एक IT कंपनी के। तो उनके जो क्लाइंट्स हैं इन US, वो हमारी कोचिंग गिफ्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के डायरेक्टर्स को। तो इंटरेस्टिंगली उसमें एक साहब तो अमेरिकन है और एक इज़राइली ख़ातून है। तो दुआ करें इंशाल्लाह, देखें कैसा उनको फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन बेसिकली मासूम शाह की कहानी के थ्रू। अब वापस आ जाते हैं मासूम शाह के पास, जिसके लिए आप सब इंतज़ार कर रहे होंगे। तो तकरीबन 38 लोग मासूम शाह साहब ने आइडेंटिफाई कर लिए अपनी बहन के लिए। उन्हें हमने कॉल करने का तरीका भी बता दिया कि जी फर्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन रेफरेंस, सेकंड स्टेज के अंदर क्विक
मुद्दा बयान करना, थर्ड स्टेज के अंदर गेटिंग टू नो ईच अदर एंड देन टू टेक इट फॉरवर्ड। तो 38 लोगों को कॉल करते हैं एक बारी बारी, तो पता चलता है कि 20 लोग जो हैं तकरीबन वो तो अवेलेबल नहीं हैं। हाउ इज़ दैट? कोई कहता है जनाब मेरी तो शादी हुई भी है, सॉरी आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो ऐसा भी होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती ना। मुझे एक दफ़ा मैसेज आया एक खातून का, और उन्होंने कहा कि सर मैंने आपकी वर्कशॉप की हुई है, मुझे कोई हेल्प चाहिए। मैंने बताइए क्या हेल्प चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिया, मैं यूनिवर्सिटी का नाम लेना नहीं चाहता कि ऐसा ना हो कि आप लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। तो कहने लगी कि मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे 1.5 साल पहले, इस तरह का 1.5 साल पहले, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत मुनासिब थे मेरे लिए, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो आपकी वर्कशॉप के बाद मुझे ख्याल आया कि शायद आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा आप क्या चाहती हैं? क्या मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ बात। तो उन्होंने नंबर भिजवा दिया। अच्छा, ये सारी की सारी कहानी इट ऑल हैपेंड विद इन यानी 1 घंटे 1.5 घंटे में हो गया सारा काम। मैंने दिल में सोचा, जुनेद मामजी साहब, कि यार ये खातून ये लड़की क्या कह रही है ये तो नहीं कह रही, कोई गलत डिमांड तो नहीं कर रही, वो तो एक राइटफुल डिमांड कर रही है ना। तो और उसने ये भी कहा कि जी सर उन साहब ने भी आपकी कोई वर्कशॉप ली हुई है या कुछ है, ही टॉक्स अबाउट यू, ही नोज़ यू, तो एक रेफरेंस है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने जनाब नंबर लिया, नंबर उठा के मैंने कॉल कर दी। शाम का इशा के टाइम था तकरीबन। फ़ोन उठाया उन्होंने, मैं सुलेमान अहमद बोल रहा हूँ। हाँ सुलेमान साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं कहा जी अल्लाह का बहुत एहसान है, आपने याद किया, और कैसे चल रहा है? और बहुत अर्से से मैंने कोई वर्कशॉप नहीं की, मैं किसी वर्कशॉप में आया था, पता नहीं कुछ था, एज अ गेस्ट आया था शायद। मैंने कहा कि चलें बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे साथ साथ कह दिया, मैंने कहा आपसे मुझे पूछना था कि ये बताएं कि आप के बच्चों का क्या हाल है। तो कह रहे कि सुलेमान साहब बच्चे तो अभी नहीं हुए, क्योंकि मेरी शादी जो है वो अभी हुई है 5-6 महीने पहले। मैं कहा अच्छा वाह माशा, बहुत मुबारक हो। बस 2-3 और बातें की और जो है मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मैं इनको किया, इस खातून को, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं कहा देखें बात असल में ये है, फ़ोन किया या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, आई डोंट रिमेंबर। मैंने उनसे कहा देखें बात असल में ये है कि आपने कहा था, मैंने कॉल की, तो वो तो शादीशुदा हो चुके हैं। तो वहाँ खामोशी हो गई बेचारी। मैंने कहा कि वो शादीशुदा हो गए, शादी हो चुकी है उनकी। तो कहें अच्छा सर। तो मैं कहा आप बताएं कि मैं क्या करूं, क्या आप कहती हैं तो मैं मज़ीद उनसे बात करूं? फॉर एग्ज़ाम्पल क्या आप उनकी सेकंड वाइफ बनना चाहती हैं? तो माशाल्लाह बिल्कुल साफ साफ कहती हैं नहीं सर सेकंड, ये बात तो मैं नहीं चाहती। तो मैं कहा ठीक है, फिर आई थिंक मैटर इज़ वेरी मच क्लोज। तो कह रही हैं जी हाँ बहुत शुक्रिया, फ़ोन रख दिया। कहने में से ये था, एग्जैक्ट अल्फाज में याद नहीं है, एक आपको समरी दे रहा हूँ इस ट्रू स्टोरी की। कि समरी ये है कि ये जो ओपन लूप्स है ना, इनको सेटल कर देना चाहिए फ़ौरन। हम क्या करते हैं, कैरी करते रहते हैं चीज़ें, कैरी करते रहते हैं चीज़ें। भाई आप टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, यू नो, मतलब आप मसला देखें, वो करें और सेटल कर दें, आगे चलें। ज़िंदगी में इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। अब मैं सोचूं अच्छा ये साहब थे, इनको किसके थ्रू कांटेक्ट करूं, कोई इनका दोस्त ढूंढूं, ये करूं। भाई छोड़ देना यार, पिक अप द फोन, गेट इट डन। अल्लाह बढ़े भाई, अल्लाह से दुआ करें। तो अब वो बेचारी पता नहीं कितने अरसे सोच रही थी मैं करूं, तो अब ताख़ीर हो गई ना।
तो बात ख़त्म हो गई। बहुत आखिर भी नहीं करना चाहिए चीज़ों के अंदर। वो है ना शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, आपने सुना होगा। शबीर अहमद साहब, हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। मदद करनी हो उसकी या उसकी ढारस बंधाना हो, बहुत देरीन रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको ये जाकर बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये जो मासूम शाह साहब की बहन है, इनके लिए अल्लाह के फजल से हम देर हो जाती, शी इज़ 28, 29, लेकिन अल्लाह का फजल है कि देर होने से हम बच गए काफ़ी, समझे ना। अच्छा जनाब, अब इन्होंने क्या किया कि कॉल्स करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो 20 लोग तो ऐसे थे कि जिनकी या तो शादी हुई हुई थी या वो इंटरेस्टेड शादी में अभी नहीं थे। कोई पीएचडी करने जाना चाह रहा था तो वो शादी अभी नहीं करना था, उसने शादी बाद में करनी थी। किसी की जो है वो मंगनी हुई हुई थी, किसी कज़न से होनी थी, और कोई एक ऐसे भी शायद होंगे कि जिनको बात अच्छी ही लगी कि आपने कॉल किया मासूम शाह साहब ने, आपने कैसे कॉल कर दिया, आप क्या समझते हैं। कोई भी कॉल कर ले, किसी के बारे में शादी की बात कर ले तो बहुत पर्सनल चीज़ होती है, आपने क्यों कॉल कर दिया मुझको, आपको तो चाहिए था कि मियाँ 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 मियाँ। छोड़ दें भाई, ऐसे भी लोग होते हैं, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक साहब से मैंने कहा, यूएई में मैं जा रहा था, देखा बड़ा ही कोई ज़बरदस्त बंदा लगा मुझे, बैठा था कोई शख्स, तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी लग रहा है यार। मैं चला गया उनके पास, मैं अस्सलाम वालेकुम कहता, वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड। अच्छा, अक्सर दफ़ा लोग कहते हैं ओके फाइन, मतलब क्या कहते हैं लोग, ओके कौन है आप, दोस्ती हो जाती है। उसने कहा, मैं कहा आई वुड लाइक टू बी योर फ्रेंड। उसने कहा आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड। मैंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, ओके फाइन, ख़त्म। अब भाई उसको नहीं दोस्ती करनी ना, तो अब आप उसको फोर्स तो नहीं कर सकते। अक्सर लोग कहते हैं कर लें दोस्ती। तो थोड़ा सा ना बोल्ड होना चाहिए हमें बहुत, एक तो कहते हैं ना कि हमें बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बोल्डनेस तो होनी चाहिए ना। शर्माने से क्या होगा। वो जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे बड़ा शौक़ था ना लोगों से दोस्ती करने का। तो और मैं बड़ा अपने आप को समझता था कि यार मैं तो हर किसी दोस्ती कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकता हूँ। तो मैं एक दफ़ा शादी में गया, एक साथ बैठे थे, मैं कहा इनसे दोस्ती करता हूँ। तो हुआ ये कि वो अच्छा इतना सीरियस व्यू वो बैठे थे ना ऐसे, मैं देखता रहा, मैं क्या जाके बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कैसे अप्रोच करूँगा। यानी ऊपर निगाह उठाएं तो मैं देखूँ तो मुस्कुराऊँ, तो शायद मुस्कुराएँ तो बात बने, ऊपर नहीं देख रहे हो, बड़ा सीरियस। 5-10 मिनट तो मैं बैठ के सोचता है करूँ क्या इनका यार। फिर मैंने क्या किया, मैं गया उनके पास, शुजात ए खान साहब, मैंने जाके उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहते वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कि अंकल वो पिछले 10 मिनट से मैं सोच रहा हूँ कि आपसे कैसे बात करूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो हार मान ली मैंने। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपसे बात इनिशिएट कैसे करूं। तो बस मैं आपको बताने आया था कि मतलब समझे कि मैंने हार मान ली। तो कहते हैं अरे भाई हार मानने की जरूरत नहीं, बैठो सही, मसला क्या है। मैंने कहा मसला तो कुछ नहीं है, मैं चाहता था कि आपसे तारुफ हो जाए। कहते हैं कोई बात नहीं, तारुफ कौन हो बताओ किस। मैं सरफराज साहब का बेटा हूँ। अच्छा, वो शादी थी ना रिश्तेदारों की। अच्छा सरफराज, अच्छा वालदेन हमारे थे नहीं, वो गए हुए, वो उस ज़माने थे, आई थिंक दे वर इन यमन।
अच्छा अच्छा अच्छा, सरफराज तो यमन में, इस तरह की बात शुरू होगी। हाँ वो वाले साहब यमन में। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बताया मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हूँ और छुट्टियों में आया हुआ हूँ कराची, और छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं थी तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो अच्छा, एंड माशाल्लाह दोस्ती भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि आप कर लें कोशिश। तो मासूम शाह साहब कहते हैं 20 तो उड़ गए। अब जो 7 लोग थे, जो अच्छा कितने बचे? 18। 18 में से जो 7 लोग थे वो तो यानी जो खातून है मासूम साहब की बहन, मासूम शाह साहब की बहन, वो तो उनके प्रोफाइल से ही जो है ना वो हो गए, क्या कहते हैं, मरियम के प्रोफाइल से इंटिमिडेट हो गए। उन्होंने कहा हाँ जी शादी तो हमको करनी है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं जी? क्या जी मैं तो ये कह रहा था कि बड़ी अच्छी है हमारी बहन और रिलीजियसली ओरिएंटेड है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ये था कि उनका विजन ये है क्या भाई? उनका विजन ये है कि दुनिया भर के अंदर हया और मॉडेस्टी आए। हया और मॉडेस्टी आए क्या मतलब? भाई लोग मॉडेस्ट हो जाएं, हयादार हो जाएं, हयादार हो जाएं। क्यों हो जाएं हयादार? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मासूम शाह साहब। मतलब ये चाहती हैं आपकी बहन? हाँ। तो कैसे हो सकता है? यानी वो तो ये तो यानी एक खातून बैठ कर दुनिया भर के अंदर मॉडेस्टी कैसे लेके आ सकती हैं? भाई उनका विजन है। सब विजन का मतलब यानी आप कहते हैं ये कर लेंगे इस तरह से? नहीं कर लेंगी, नहीं कोशिश करेंगी। नहीं हम सॉरी यार, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही आगे बात। तो फिर घर का काम कौन करेगा? अब ये तो नहीं कह सकते मासूम शाह साहब कि घर का काम आप करेंगे। वो ये कह सकते हैं घर का काम भी वो करेंगी। आई डोंट नो मासूम शाह साहब, मतलब अल्लाह करे कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। या मैं सोच के बताता हूँ, मैं इस पर सोचूंगा, ठीक है? और ये होता है मैं सोचूंगा ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नो, बहुत दफ़ा पाकिस्तान के अंदर मना नहीं करना चाहते, सोचूंगा, इसका मतलब नो होता है बहुत दफ़ा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखें अल्लाह की क्या मर्जी है। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना, ये बड़े वेग अल्फाज होते हैं। हमारे याद है पाकिस्तान आया था नया नया, तो एक साहब से बात हुई, कहने लगे कि मैंने कहा कल मिलने क्या? तो कहते हैं देखिए जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या मर्जी है। मेरा तो अल्लाह माफ़ के फ्यूज़ ही उड़ गया। हैं ताहिर महमूद साहब, मैंने कहा कि अगर मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी मालूम करनी होती तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछता, मुझे ये बताइए कि आपकी मर्ज़ी क्या है। तो कहते हैं मेरा तो मुश्किल है यार। मैंने कहा अगर आपका मुश्किल है तो आप बता दें मुश्किल है। आप इस तरह के मुझे चक्कर दे रहे हैं कि मैं तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, आप नहीं होंगे। आप क्लियरली कहते हैं ना, अगर आप कल नहीं मिल सकते तो फिर नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, फिर परसों मिल लेंगे, फिर मिल लेंगे, या नहीं मिलना तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अब इस तरह से घुमाए फिराए नहीं ना मुझे। तो वी हैव टू बी केयरफुल। अच्छा जनाब, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको तो कुछ और कहानी होगी इन्हीं 7 में से। कहाँ पढ़ाती हैं जी? जी वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो भाई मैं तो सर आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं तो नहीं कंफर्टेबल हूँ कि खातून जो कि पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में। भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं यार, वहाँ ख़वातीन हैं, नहीं ख़वातीन भी हों तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। तो जी मैं थोड़ा सा इस पर आप प्लीज़ माइंड ना करें, मैं ज़रा चाहता हूँ कि कुछ घरेलू खातून हो। किसी को क्या हुआ? अच्छा डॉक्टर फहद हाशमी साहबा से उनका है जी। अच्छा ठीक है, तो चलें इसको मैं देख लेता हूँ, या आप देख लें, मुश्किल लग रहा है।
अम्मी नहीं मानेंगी। अभी तक तो मान रही थी अम्मा, जब जैसे ही आपने फैज़ हाशमी साहब का नाम सुना तो फिर नहीं मानेंगी। इसका मतलब है कि इनको कोई उनसे इशू है, कोई नज़रियाती इख्तलाफ होगा। तो इस तरह से 7 लोग तो निकल गए, अब रह गए 11। ये वो 11 लोग हैं कि जो कहते हैं ठीक है, वी लाइक टू कंसिडर दिस। अब आप बताइए क्या करना है। तो आप कहेंगे जी आसान तरीका ये है कि आप थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन और मुझे दे दें, मैं अपनी बहन से बात कर लूँगा, अपनी अम्मी से भी बात कर लूँगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद जो है हम ये करेंगे कि फिर मैं आपको I'll get back to you। अगर मेरी बहन ने अप्रूव कर दिया, प्रॉपर हुआ, तो फिर हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। फिर हम आपको अपनी बहन का वो दिखा देंगे, तस्वीर और प्रोफाइल। और फिर ये है कि और दोनों पार्टीज़ की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी वक्त भी आप भी मना कर सकते हैं, हम भी मना कर सकते हैं, और बिल्कुल हम माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, आप तो नहीं माइंड करेंगे ना? तो वो क्या कहेंगे, वो नहीं माइंड करेंगे जी, आप फिक्र नहीं करें, कोई बात नहीं, ठीक, गुड। अब आपने जब मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि 5 लोग ऐसे हैं जिनके प्रोफाइल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, मासूम शाह साहब को और उनकी बहन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक का प्रोफाइल इस तरह से निकल के आ रहा है कि जी वो उनकी एज 41 है और वो जो है क्या कहते हैं, किला सैफुल्ला के रहने वाले हैं, और इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, और जो है बिज़नेस करते हैं जनाब वो क्या कहते हैं चमन में बिज़नेस करते हैं, और हमारे साथ आना जाना है, चलो। तो अब ज़ाहिर बात है ये प्रोफाइल जो है वो तो फिट नहीं होगा ना ये मरियम के साथ। ग्रेजुएट भी हैं, रिलीजियसली ओरिएंटेड भी हैं, लेकिन ये कि वो वहाँ के इलाके के हैं, ये ज़रा शहर की खातून है, ये तो कोई, और जाके रहना पड़ेगा जनाब चमन या किला सैफुल्ला। किला सैफुल्ला जो है वो तो हम चूँकि गए हुए हैं, वो तो एक बड़ा देहाती टाइप की जगह है भाई, वहाँ तो ये परेशान हो जाएगी मरियम, और वहाँ घर संभालो। तो ये कोई ऐसी पश्तून लड़की जो उस एरिया से कंफर्टेबल हो, वो लड़की वहाँ जाके रहे, ये मरियम के बस का काम नहीं है, ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह से कुछ प्रोफाइल्स होंगे जो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे, सही है ना? तो अब रह गए कितने, 6। अब जब 6 में बातचीत शुरू हुई और यहाँ से प्रोफाइल वहाँ गया, यानी उनके प्रोफाइल तो सूटेबल लग रहा है हमें माशाल्लाह। अब हम फील करते हैं ये तो लोग सूटेबल हैं, नाउ लेट्स हैव देम टेक अ लुक एट आवर प्रोफाइल। मरियम की तस्वीर आ गई, और जनाब समझे ना, तो पता ही चला कि 6 में से 4 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वट एवर रीज़न। Maybe they wanted somebody younger, they wanted somebody more beautiful, whatever reason. अब रह गए 2। जब इन 2 लोगों को परसू किया गया तो फिर अल्लाह के फजल करम से एक साहब जो है ना वो सूटेबल हो गए, नज़र आने लगे, उनको भी खातून नज़र आने लगी सूटेबल, और शादी माशाल्लाह से मरियम साहिबा की हो गई। अब जैसे शादी हुई तो मासूम शाह साहब को उनके कोच सुलेमान अहमद साहब ने समझाया कि देखो इतना तो काम हो गया, अब आपने करना ये है कि शादी के तमाम मामलात के अंदर अपनी बेगम साहिबा आयशा को इन्वॉल्व कर लीजिए, ताकि वालदा साहिबा देखें कि आपकी बेगम कितनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। तो बहुत मुबारक हो आपको। अब क्या हुआ कि जब वो बढ़ चढ़ के शादी में भी हिस्सा लिया, एक्सपेंसेस के अंदर भी अपना हिस्सा डाला,
तो दो काम हो गए। एक तो मासूम शाह साहब अपनी अम्मा की आंखों के तारे हो गए, उनकी इतना बड़ा बोझ उतर गया, और ना सिर्फ इस तरह से उतारा बल्कि अच्छा खासा ढूंढ ढांड कर इधर से उधर से कोई ढंग का किस्म का दामाद आया है। और जो दामाद ढंग के होते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं कोशिश करते कि हम बेगमात का दिल जीतें, वो ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम अपने ससुर का और सास का भी दिल जीतें। ये समझदारी है कि बेगम तो होती है एक, दिल जीतने होते हैं कम से कम तीन। एक बेगम का दिल जीतना होता है, एक उनके अब्बा का, एक उनकी अम्मा का। अगर आपने तीन दिल जीत लिए तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुख में रहेगी। और अगर आपने ये गलती की कि सिर्फ एक के चक्कर में रहे और माँ बाप को उनके इग्नोर किया, तो बहुत सारे पोटेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में आना शुरू हो सकते हैं। आए, मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? ये प्लीज़ जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं वो तो लिख रहे हैं, और जिनकी हो गई हैं वो भी लिख लें। क्योंकि जब किसी कोई इशू होता है और बेगम साहबा घर जाती हैं रोते हुए, तो अगर आप उनकी अम्मी अब्बा के आंखों के तारे होंगे तो वो किसी और तरह से बच्ची को समझाएंगे, बीवी को। अगर आप उनकी गुड बुक्स में नहीं होंगे तो वो किसी और तरह से समझाएंगे। अच्छा, बार बार एक कमेंट आ रहा है, बिल्ड कंसिस्टेंसी। वाह, तो शबीर साहब आप तो बहुत बेचैन हैं। तो ये मुझे ना वो कर दें, व्हाट्सएप कर दें। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो आप गुड बुक्स में हुए और बेगम साहब ने जाके कहा कि अम्मी बहुत मसला है, ख्याल नहीं रखते मेरा, जो है सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, वो तो और लेट आते हैं, लेट आते बस थके हुए होते हैं। मैं कितनी दफ़ा कहती हूँ पार्क लेके जा, पार्क में लेके जाते, मैंने 2-3 दफ़ा इशरार किया तो गुस्से हो गए, डांट दिया, जब देखो पार्क, जब देखो पार्क, जब देखो पार्क। मम्मा कहाँ मेरी शादी कर दी आपने, मुझे तो पसंद ही नहीं थे। मैं तो आपको कह भी रही थी कि आप देखें, ऐसा शख्स देखें जो इंजीनियर हो और थोड़ा सा वेल्दी हो, और ये बिजनेस वाले लोग तो वैसे मुझे नहीं पसंद हैं। अब ये कहानी आई। अब अगर आप अपने सास साहिबा के आंखों के तारे नहीं हैं तो क्या होगा? बेटी देखो, सब्र तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता ना हर चीज़ सही हो, आइडियल हो, समझे ना। अब लेट आता तो क्या करें, कितना समझाएंगे? हम तो समझाएंगे, चलो कोई मौका मिले समझा भी लेंगे, तुम ज़रा सब्र करो और जो है झगड़ा मत करो, ठीक है। और कभी मूड अच्छा हो ना, संडे को, वीकेंड को, तो जब थोड़ा सा कह दिया करो। और नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग आओगे ना तो मैं कोशिश करूँगी उनको थोड़ा सा समझाऊँगी। तुम्हारे अब्बा को भी कहूँगी कि उन्हें थोड़ा सा समझाएं, समझे ना। अब आजकल के लड़के तो ठीक है ना, वो उस तरह के तो नहीं है पुराना ज़माना कि भाई बेगमा की खिदमत करते थे। आजकल लड़कों को तो अपना दिमाग चल रहा होता है, इतने पैसे की ज़रूरत तो नहीं है। मैं भी समझती हूँ इस बात को। देखो, तो फिक्र नहीं करो, चलो परेशान मत हो, और जो है तुम जाओ और इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। और ख्याल रखो मियाँ का, ठीक है। चलो, ये तो हो गया जी, बहुत अच्छी गुड बुक्स में नहीं थे। अब है गुड बुक्स में होना में क्या होगा। मम्मा ये होता है, लेट करते हैं, नहीं आते हैं, टाइम नहीं देते हैं, ये वो, गुस्सा किया उन्होंने। बेटी तो क्या हो गया भाई, तुम इसमें परेशान होने की क्या बात है? देखो, करियर का शुरू है, मेहनत कर रहा है तो तुम्हारे लिए तो कर रहा है मेहनत, किसके लिए कर रहा है? कितना खर्चा करता है अपने पे बताओ?
छोड़ें, आप क्या बोल रही, अरे भाई तुम बताओ तो सही, खर्चा अपने पे कितना करता है, करते हैं क्या खर्चा करते हैं बताओ। कपड़े लेते हैं भाई, कपड़े तो लेने की ज़रूरत तो होगी ना, उसके अलावा खर्चा दोस्तों के साथ जाना बैठना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, ऐसे कोई करता है वो? नहीं। कोई और आदतें ख़राब? नहीं। सिगरेट पीता है? नहीं। तो फिर पान खाता है? नहीं। तो जान तुम्हारे लिए तो कमा रहा है, तुम अजीब हो रहा, तो तुम्हारे लिए एक बंदा मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है और पैसे लेके आ रहा है, तुमको तकलीफ हो रही है। जब थोड़ा सेटल हो जाएगा टाइम ज़्यादा दे देगा। और दूसरी बात यह कि सुनो शगुफ्ता जी, अम्मा देखो, अगर मुझे कहीं ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो ना कोई चीज़, तो मैं 20 बहाने करके ना वहाँ जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम अपनी प्रेजेंस को, अपनी कंपनी को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव करो, इतना ज़्यादा वैल्यूबल करो, उसके लिए इतना ज़्यादा सुकून का बायस बनो, आराम का बायस बनो कि वो खींच के तुम्हारे तरफ आ जाए। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? देखो तुम हो ना मेरी बेटी, मुझे पता है तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे अंदर बचपन से। मम्मा नहीं था बचपन से, आप कहती, क्या मतलब आप कहती बचपन से? भाई मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या हूँ? या पड़ोसन हूँ क्या तुम्हारी? माँ हो ना, देख रही हूँ तुम्हें बचपन से, 23 साल तुमको पाला है भाई। होता है कुछ बच्चों में एटीट्यूड होता है, कुछ में नहीं। तुम्हारे में है एटीट्यूड। हमने तुम्हें थोड़ा सा डाला एटीट्यूड। मामा कैसे हमें एटीट्यूड? हम कहते हैं ना तुम सबसे प्यारी हो, सारी बहनों में सबसे प्यारी प्यारी प्यारी, तुम चढ़ गया तुमको थोड़ा सा। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो ये नज़ाकतें ख़त्म करो। ये घर में सही था, वहाँ जो है तो थोड़ा सा ड्रेस अप करो, उसके लिए कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन करो, शिकायतें मत करो, तो वो ऑटोमेटिकली एक आदमी आएगा। इंसान है वो, कोई पत्थर थोड़ी है। नहीं मामा पत्थर की तरह नहीं होते, कोई अजीब बातें कर रहे हो, कोई पत्थर नहीं होता। तुम्हारा एक्सपीरियंस ही क्या है? जुमा 8 दिन हो तुम्हारे तुमको क्या पता शादी क्या होती है? मुश्किल से 8 महीने हुए हैं। मैं तुम्हारे अब्बा को 35 साल से भुगत रही हूँ। समझ आ रही है तुम्हें कैसे मैंने बोतल में उतारा हुआ है? हमसे कुछ तो सीखो। अब आपने देखा फर्क, देखा ये फर्क होता है। जबकि दोनों माओ ने ये कहा कि जाओ घर, ख्याल रखो शोहर का, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, यू नो। मेरे ख्याल से आप इस बात से समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़्यादा अब आप मज़े ना लें, अब आगे चलते हैं। तो इनकी शादी हो गई, तो क्या हुआ जनाब, ज़बरदस्त। ये जो है ना, कहते हैं ना कि मास्टर स्ट्रोक कहते हैं इसको, यानी मासूम शाह साहब ने मल्टीपल जगह जीत ली। पहला काम क्या किया मासूम शाह साहब ने, अम्मा को राज़ी कर लिया भाई, अम्मा की दिल की दुआएं ले ली। दूसरा काम ये हुआ कि चूंकि अम्मा राज़ी हो गई, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी कर लिया, अब अल्लाह की तरफ से भी रहमतें बरकतें। तीसरा ये है कि अपनी बेगम साहिबा आयशा को इसमें डालकर उनके नंबर बढ़वा दिए अम्मा के सामने। वो काम बड़ा अच्छा हो गया। वो जो थोड़ा था ना, जो वो था एक 10 स्टैंड ऑफ था, थोड़ा बेहतर हुआ। LOC के ऊपर थोड़ी सी कशीदगी नहीं, काफ़ी कशीदगी कम हो गई। फोर्थ क्या किया इन्होंने, फोर्थ अपनी बहन की शादी करवा दी। बहन की दुआएं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी तकलीफ, जो शख्स तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, उसकी अगर दुआ लगे ना, ओ ये जो दुआएं होती हैं बड़ी चीज़ होती हैं। कहाँ से कहाँ इंसान पहुंच जाता है।
जैसे मजलूम की आह जाती है सीधा अर्श तक, इस तरह से यानी जब आप उसकी हेल्प कर देते हैं तो वो भी जो अर्श तक जाती है दुआ अपने काम बन जाता है। तो ये उस बहन की दुआएं ले ली, एक गुनाह था वो भी रुक गया, उसको डिस्करेज करने वाला गुनाह रुक गया। दूसरा ये हुआ कि इन्होंने मासूम शाह साहब ने क्या किया, जब ये पूरे एक्टिविटी की है ना तो कौन देख रहा है? मासूम शाह की बेटी देख रही है, मासूम शाह का बच्चे देख रहे हैं, वो ये चीज़ पिकअप कर रहे हैं कि दिस इज द वे टू प्रोसीड, दिस इज द वे टू टेक केयर ऑफ योर रिलेटिव्स। माशा, व्हाट अ मॉडल यार। मासूम शाह साहब तो वो हो गया ना, ही बिकम वेरी पॉपुलर। यहाँ तक कि सबकॉन्शियसली आयशा के दिल में भी अपने शोहर की इज्जत बढ़ जाएगी कि देखो यार क्या काम किया इसने, क्यों टाइम लगा दिया ना मासूम शाह साहब। रमज़ान के अंदर 2-2 घंटे हर दिन लगाए, 3-3 घंटे हर दिन लगाए। तो इसीलिए जब हम शरीयत पे चलते हैं और जो अल्लाह ने हमें बताया उस पर अमल करते हैं तो मल्टीपल चीज़ें जो है ना वो सेट होती हैं। दुआएं भी मिल गई, एक चीज़ भी हो गई। तो एक कहानी आ रही है तो मैं सुना देता हूँ, शायद आपको फ़ायदा होगा। कहानी सुना देता हूँ। ये दुआओं के लेने पर एक कहानी। हुआ ये कि हमारे हसी भट्ट साहब हमारे अहलिया ने कहा कि उस ज़माने में बहुत बिजी था, इस बात को हो गए होंगे आज से 5-6 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि देखें ना, टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं, आप बहुत बिजी हैं। उस ज़माने में, अब तो अल्लाह का बहुत एहसान है, हमारे टाइम लेंडर्स में यमीन साहब को अल्लाह ताला ने CEO बना दिया है। मेरा तो बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया। अब यमीन साहब इज़ अ बेटर CEO देन आई एम, तो वो बड़ा अच्छा चला रहे हैं कंपनी को ना, तो मुझे थोड़ा सा सांस आई है और टाइम मिल गया कि हम ये मोस्ता इंस्टीट्यूट सेटअप करने का टाइम मिल गया। फिर यमीन साहब रिपोर्ट करते हैं, बोर्ड है हमारा टाइम लेंडर्स का। अब वो बोर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त लोग हैं। उसमें जो हमारे चेयरमैन हैं उनका नाम है ब्रिगेडियर फयाज़। तो फयाज़ साहब फिनोमिनल चेयरमैन, उनके नीचे यमीन साहब। मतलब अल्लाह का फजल हो गया। हम तो मैं समझता हूँ काबिल नहीं थे, अल्लाह ने अच्छे लोग भेज दिए। अब टाइम लेंडर्स गो के मैं इसका फाउंडर हूँ, लेकिन ये कि शायद इतना अच्छा मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं। तो उस ज़माने में हम CEO थे तो बहुत मसरूफ़ था मैं। अच्छा, हुआ ये कि उन्होंने इस तरह से कहा बेगम साहिबा ने। मैंने कहा अच्छा क्या करें? मैं कहा एक काम करें, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वर्कशॉप है, आप चलें तो इस्लामाबाद में टाइम मिल जाएगा इस बहाने। ठीक है, हम इस्लामाबाद चले गए। अब हुआ ये कि वर्कशॉप कंप्लीट होती थी, कंप्लीट हो गई, शाम को फिर कोई एंगेजमेंट, फिर कोई लोग, और ऐसे कुछ थे कि मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पाकिस्तान आर्मी की कोई लेफ्टिनेंट जनरल हो या मेजर जनरल हो, अब वो कैसे वहाँ से हमें मिलना है, तो अब वो नो कहना भी मुनासिब नहीं होता। इस तरह कुछ आ गए थे, तो वो भी नहीं टाइम मिल रहा। तो उन्होंने फिर शिकायत की कि देखें आपने कहा था इस्लामाबाद में हमको टाइम मिल जाएगा। मैं क्या काम करते हैं, 2-4 दिन आगे में था ना, तो एक दिन हटा लेते हैं, हम निकाल लेते हैं पूरा 24 आवर्स। और मैं कहा इस्लामाबाद से भी कहीं चले जाते हैं दूर, और हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं तो टाइम मिल जाएगा, 24 आवर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने गाड़ी ली, रेंट की, और मुजफ्फराबाद, हो सकता है कुछ लोग मुजफ्फराबाद के हो, तो वहाँ ना ये PC होटल बनाया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत है।
ऑन अ हिल लुकिंग ओवरलुकिंग मुजफ्फराबाद। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था, तो मैं कहा चलो इस बहाने हम इन्वेस्टिगेट भी कर लेंगे उस जगह को, और जो है वो तकरीबन इस्लामाबाद से कोई 4 घंटे की ड्राइव है, 4-5 घंटे की, तो वहाँ चले जाएंगे। ड्राइव कर 4 घंटे है शायद, तो चले जाएंगे और जो है वहाँ चेक इन कर लेंगे और हम वापस आ जाएंगे। तो वो ड्राइव में भी टाइम मिल जाएगा, आते हुए टाइम मिल जाएगा, चलो सही है। और बेगमात का तो ये राइट है, हक है, चलो कोई बात नहीं। और हमने एक ऐसी बच्ची अपने साथ रखी गाड़ी में जो इतनी छोटी थी कि उसको ये समझ नहीं आता था इफ़ आई वर टू से आई लव यू तो उसको समझ नहीं आएगा। इसका मतलब ये कि हम खुल के बातचीत भी कर सकते, कोई आपस की बातें होती। ठीक है, अब हम चले। जब हम चले तो दरिया नीलम आता है। दरिया नीलम को आप क्रॉस करते हैं तो आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। तो हुआ ये कि जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला ट्रैफिक जो है वो काफ़ी लंबी ट्रैफिक है, बैकटअप हुई भी है। तो मैं गाड़ी खड़ी कर मैं भी इंतज़ार करने लगा, पता नहीं क्या चक्कर है। तो कोई एक बंदा गुजरा, मैंने पूछा खैरियत क्या हो गया। उसने कहा नहीं साहब ये तो 5 घंटे से ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, तो आप वापस चले जाएं, ऐसा कुछ कहा। 5 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी। खैर वो लोग चला गया। मैंने बेगम साहब से कहा कि मैं चेक करता हूँ कि क्या चक्कर है। अब मेरा दिल जो है बैठने लगा। मैंने कहा यार अल्लाह, वो एक दिन आया था वो भी गया, वो सारी वेकेशन आगे पीछे हो गई, चक्कर क्या है भाई। अब वापस कहाँ जाएंगे, वापस फिर इस्लामाबाद जाएंगे क्या, अब वहाँ फिर अब कोई नई जगह ढूंढेंगे, फिर सारा यानी सारा रोमांटिक ट्रिप हमारा आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द सॉरी ब्लू नहीं, आउट ऑफ द विंडो। वहाँ जाके पहुँचा तो मैंने वहाँ पूछा जाके करीब, तो क्या देखा मैंने कि तकरीबन कोई 3 ट्रक्स हैं, वो इस तरह से ना पुल पे उन्होंने ब्लॉक किया है। 3 ट्रक्स ने ब्लॉक किया हुआ है, लोग जमा हुए हुए, ट्रैफिक इधर से ब्लॉक है उधर से ब्लॉक है। तो मैं पूछा क्या हो गया, कहने लगे जी वो ट्रक वालों ने हड़ताल कर दी है, ब्लॉक कर दिया है, क्या कहते हैं ब्रिज आप क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने कहा यार ये दरिया है, ये बताओ कि इसके आगे भी कोई ब्रिजेस हैं। कहते जी हाँ 2 ब्रिजेस और हैं आगे, और वो दोनों भी ब्लॉक हुए हुए। ये ट्रकर्स एसोसिएशन ने ब्लॉक किया है। मैं क्यों किया है भाई ब्लॉक, हैं जी असगर साहब। मैंने कहा क्यों ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हुआ ये कि ट्रक चले हैं पीर वदाई से, पिंडी से, और वहाँ से सामान लेकर। अब जाहिर है गाड़ी जो है वो तेज़ चलती, ट्रक स्लो चलते हैं, क्योंकि वो रिलीफ का काम हमने किया है ना, तो हमने ट्रक भी चलाए हैं और ये सब कुछ काम किया है। अब ट्रक चलता है स्लो, उनको लगा होगा, उनको 7 घंटे लगे होंगे। अच्छा वो ट्रक जब पहुँचे हैं यहाँ सुबह, रात को चले सुबह पहुँचे तो कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा आप क्रॉस नहीं कर सकते इनटू कश्मीर, इसलिए कि हमारी रोड्स बन रही हैं, हमने रोड कंस्ट्रक्शन शुरू की है, तो अब ट्रक्स का जाना सेफ नहीं है। तो वली खान साहब तो उन्होंने कहा कि अच्छा ट्रक्स वालों ने कहा कि भाई अगर सेफ नहीं है, अगर एंटर नहीं होने दे रहा था तो भाई तुम लोग हमको वहाँ बताते, इन्फॉर्म करते पिंडी में, तो हम चलते ही नहीं, हम वेट कर लेते 1 दिन 2 दिन जो भी। अब आप बता रहे हैं हमको, अब हमारे पास तो पेरिशेबल्स हैं। अच्छा बात उनकी काफ़ी वैलिड थी, यानी सब्ज़ी है, इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो ख़राब हो जाएंगे ना। अब हम वापस जाएँ वापस इस्लामाबाद, फिर 2 दिन बाद फिर आए या किसी और छोटी गाड़ियों में लेके, जो भी था। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये डेंजरस है, हम नहीं आप जाने देंगे। तो इन्होंने कहा ट्रक वालों ने कि भाई देखो आप हमें परमिशन दें, हम अपनी जिम्मेदारी पे ले जाएंगे, कच्चे से ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाने देंगे। अच्छा इस झगड़े में जो है वहाँ से पुलिस आ गई जम्मू कश्मीर वाली,
और उनके कमिश्नर साहब भी पहुंच गए, वो भी पहुंच गए, इन्होंने जाके ब्लॉक कर दी ट्रैफिक की, चलो करो भाई जो करना है करो। तो अब वो 5 घंटे से स्टैंड ऑफ हुआ है, ना ये पीछे हटने के लिए तैयार है ना वो पीछे हटने के लिए तैयार है, अभी हंगामा हो रहा है। मैंने दिल में सोचा कि यार ये तो कहाँ फंस गया हूँ मैं, मुझको समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार मेरी वेकेशन डैमेज हो रही है यार। खैर वो चलता हुआ मैं गया ब्रिज पे, चलता हुआ गया, मैं क्रॉस किया और दी अदर साइड, तो वहाँ भी ट्रैफिक है। अब मैं ऐसे सोचता हुआ जा रहा हूँ कि अल्लाह का फजल हुआ। अल्लाह का फजल क्या हुआ, वसीम सरवर साहब, अल्लाह का फजल ये हो गया कि एक खातून आई मेरे पास, बड़ी उम्र की खातून थी, कहने लगी मौलवी साहब अच्छा ये अल्लाह का बहुत एहसान है, दाढ़ी टोपी शलवार कमीज का जो बेनिफिट है ना, उफ सुभान अल्लाह, क्या चीज़ है ये टोपी दाढ़ी शलवार कमीज। यू स्टैंड आउट एंड पीपल काइंड ऑफ ट्रस्ट यू, नो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम इसको वो करें। तो उसने कहा मौलवी साहब एक बच्चा बीमार है। मैं क्या हो गया भाई, चले मौलवी साहब देखें बच्चा बीमार। खैर मैं गया तो एक हायस खड़ी हुई थी, उसमें जो मुझे सेंस हुआ कोई गांव की ना यंग खातून थी, गोद में बच्चा था, दूध पीता। बच्चा होगा मे बी 6 महीने का होगा। अब वो सब गर्मी, पसीना पसीना लोग, वो बच्चा गोद में है और वो बेचारी बैठी हुई है चादर में, लड़की। उसने क्या, ये बच्चा बीमार है, तो मैं क्या हो गया बच्चे को। तो उसने क्या किया कि उसने मुझे वो पकड़ा दिया, यानी एक स्टैक था छोटा सा कागजात का, उसको मैंने देखा, उसमें डिफरेंट मेडिकल रिपोर्ट्स थी और उस ऊपर एक पेपर था डॉक्टर का, प्रिस्क्रिप्शन था जो भी, उसमें लिखा हुआ था प्लीज़ रश टू पिम्स रावलपिंडी, जो कि हॉस्पिटल है एक, इम्पेंडिंग रीनल फेलियर, कि किडनी फेल होने वाली हैं। ओह हो, और इतना मेडिकल साइंस तो हम भी समझते हैं, सभी समझते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इतने छोटे बच्चे की किडनीज फेल हो गई तो फिर होगा क्या। ये बच्चा तो इसका तो डायलिसिस भी बहुत मुश्किल होगा। और कैसे होगा, मतलब दिस चाइल्ड इज गोना डाई। इस उम्र में किडनीज फेल हो जाए और फिर लगती है, गांव की खातून लगती है, डायलिसिस पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये तो मतलब दिस चाइल्ड इज गोना डाई। और इन जालमों ने रोड बंद किए 5 घंटे से। खैर रोड तो 5 घंटे से बंद थी, हो सकता है ये गाड़ी 2 घंटे पहले आई होगी, 3 घंटे पहले आई होगी, 1 घंटे पहले आई होगी शायद। वी हैव टू बी फेयर, वी डोंट नो कि कब गाड़ी पहुंची थी, मैंने पूछा तो नहीं। वो जो है ना अल्लाह का फजल, मेरा तो फ्यूज़ ही उड़ गया ना। हम गए टन 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 टन। जब मैं वापस ब्रिज पे गया तो मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, एक रीज़न ये है कि देखें हम गैरों के लिए करते हैं ना यार, तो हम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं करते। ये तो कोई गैर खातून थी ना, मैं तो ना जानता हूँ ना रिश्तेदारी ना कुछ है। वो मरियम तो अपनी बहन है ना, मासूम। ये तो मासूम कहानी सुना रहा हूँ, मासूम शाह, ये तो तुम्हारी अपनी बहन है ना, खुदा के बंदे। इसके लिए और ज़्यादा सोचना चाहिए। खैर हम गए। अच्छा, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है,
हमारा सादा कराने के, देखो भाई कोई पंगा वंगा नहीं करना, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना ज़िंदगी के अंदर, हैं वली खान साहब। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी झगड़े की या किसी हंगामे की, तो सबसे पहले ये सोचना है कि मैक्सिमम क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, मैक्सिमम उस कॉन्सिक्वेंस के लिए पहले तैयार हो जाएं, पहले मेंटली दुआ करें अल्लाह से कुछ ना हो, लेकिन तैयार हो जाएं। तो मैंने जाके जब मैं ब्रिज पे वापस गया तो मैंने सोचा कि मैक्सिमम क्या होगा। अच्छा मैंने देखा, पहले तो असेस किया, अब असेस किया, एंड इट टेक्स फ्यू सेकेंड। तो कहानी सुनाने में टाइम लगता है, ये सारा प्रोसेस तो मिनटों में हो रहा था ना, तेज तेज। तो मैंने नोट किया कि ये, अच्छा मैंने ये देखा कि यार है जा तो ये कश्मीर है ट्रक्स, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कश्मीरी नहीं है। ट्रक ड्राइवर जो थे ना सब पश्तून थे सारे, वो 3 ट्रक्स के थे, उनके साथ उनके हेल्पर्स थे। तो मैंने कहा अगर मैंने कुछ हंगामा किया तो इस बात का अंदेशा है कि ये लोग जो है ना ये आएंगे। और मैं ये समझ गया था कि मैंने कहा देखो भाई जेम्स बॉन्ड तो हम हैं नहीं, और हम इनके कहते हैं ना कि कोई ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ना तो मुझे मार्शल आर्ट्स आती है और ना मैं बिलीव करता हूँ ये सारी मूवीज़ में जो होता है ना, ये सब फजूल बातें, ऐसा होता कुछ नहीं। मैं तो नहीं कर सकता, लड़ाई वड़ाई का बस में नहीं है, और चंद मुक्के शुक्के पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या टूटेगा। तो मैंने ना नीचे देखा, तो मैंने ये एहसास कर लिया कि ये जो दरिया है एक तो बहुत ज़्यादा फासला नहीं है ऊपर से नीचे, दूसरा ये कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ नहीं है, विच मीन्स इसमें डेप्थ है थोड़ी। और शुक्र है कि इतनी स्विमिंग तो बेटा आती है, क्योंकि आपको मेरा बैकग्राउंड अक्सर लोगों को मालूम है। जब मैं एबटाबाद पब्लिक स्कूल में था तो अपनी हाउस टीम में स्विमिंग कैप्टन था। तो खैर बहुत अच्छा तो मैं नहीं था ऑनेस्टली, लेकिन इतनी थी कि आती थी। फिर स्कूबा डाइविंग मेरी हॉबी है, फिर स्विमिंग इन द सी, लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग इन द सी, इतनी स्विमिंग तो मुझे आती थी कि मैंने कहा यार इसको ना ये मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेंगे तो ये हो जाएगा। और ये नहीं होगा कि ये जो है हमारे पश्तून भाई जो हैं वो मेरे से इतनी बड़ी दुश्मनी हो जिनकी हो जाएगी, मेरे पीछे जब छलांग लगाते हैं। ऐसे इनमें से किसी की हिम्मत मुझे नज़र नहीं आई। होते होंगे ऐसे ख़तरनाक लोग, इनमें कोई इतना ख़तरनाक लोग नहीं थे, समझे ना। तो मैंने क्या कि बीच में गया सारा जहाँ लोग खड़े हुए थे, और वहाँ मैंने आवाज़ लगाई ज़ोर से। आवाज़ ये थी कि अगर ये बच्चा मर गया, अच्छा मरने में तो बहुत ज़ोर से मैं बोला, मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? हाथ खड़ा करो, उठाओ हाथ उठाओ। अच्छा पहले चीख पे ना तो लोग समझिए हुआ क्या। तो पहली चीख पे तो क्या हुआ कि खामोशी हो गई और लोग देखना शुरू किया कहाँ से आवाज़ आ रही है। असल पहली चीख तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए थी। असल जो पड़ा है ना पंच, वो आया दूसरी चीख पर। वही चीज़ मैंने रिपीट की। मेरा बच्चा है, उसे अस्पताल जाना है, रोड बंद की हुई तुम लोगों ने। बस अल्लाह का फजल हुआ। और देखें पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनमें खामियां तो बहुत सारी हैं, खूबियाँ भी बहुत सारी। लेकिन एक खूबी क्या है कि हमारे लोग हैं इमोशनल, माशाल्लाह। हैं दुम में आग ऐसे लगती। वो जैसे मैंने ये कहा दूसरी दफ़ा, एक आदमी ने आवाज़ लगाई, आग लगाओ ट्रक्स को, आग लगाओ। अच्छा उसने आग लगाने का कहा, और जनाब माशाल्लाह जो कौम थी ना हमारी, दे लिटरली स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स द ट्रक्स की तरफ, चलने लगे सारे।
यानी ऐसा लग रहा था कि बस वो है ना कि कौम तैयार थी, बस किसी को पहुंचना था शोर मचाने। जैसे ही हुआ शुरू, उस एसोसिएशन का एक जो प्रेसिडेंट था, ये जो ट्रकर्स का, वो भी वहीं आगे पीछे फिर रहा था। इतना समझदार था, वो समझ गया कि हाथ से गई बात। उसने क्या किया कि उसने कहा एक मिनट शोर मचाया, और वो सीधा गया कमिश्नर साहब के पास, और कमिश्नर के कंधे पे हाथ डाला और कोई बात करने लगा। और करते करते वहाँ कैबिन था, पुलिस के दोनों कैबिन में चले गए। जब दोनों कैबिन में चले गए तो बिल्कुल खामोशी छा गई। इसको कहते हैं टेंस स्टैंड ऑफ। लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लोगों की निगाहें ट्रक्स पे, ट्रक वालों की, ड्राइवर्स की निगाहें मुझ पे, मेरी निगाह जो है वो दरिया पे। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि खुदा ना खासा कुछ हुआ तो ये ना हो कि छलांग लगाने पहले ही पकड़ लें जाले मुझको। तो मेरे जहन में ये था, अल्लाह के फजल मेरी स्प्रिंट बहुत तेज है। मैंने कहा इतना तो हो कि मैं स्प्रिंट लगाकर मैं एंड तक तो पहुंच जाऊँ ना, फिर बाकी देखेंगे। तो वहां से फिर बंदा आया कैबिन से बाहर, और वो कितने, वो जिसने शोर मचाया है? मैं कहा मैं हूँ। मुझे कहता है कि वो कागज़ दो, क्योंकि कागज़ दिखा रहा था मैं कहा ये कागज़ दे के फेंक दें, तो भरोसा नहीं इनका। तो मैंने उसको पर्सनल थ्रेट कर दिया। मैंने उसको कहा, मुश्तबा, मैंने कहा कि देखो भाई, ये तुमको दे रहा हूँ, तुमसे लूँगा। हाँ, मैं कहा नहीं, तुमसे लूँगा, तुमसे। ये हमारे असाज़ा ने हमें सिखाया कि मुसीबत हो ना कोई पर्सनल थ्रेट कर। खैर वो चला गया लेकर अंदर, और फिर कोई 5 मिनट पता नहीं होता रहा। अब हुआ ये होगा कि उन्होंने जाके देखा होगा, कमिश्नर ने, उसने समझा दिया होगा उस बंदे को कि देखो ये बात हाथ से जा चुकी है, ये वाकई क्रेडिबल सिचुएशन है, ये हम संभाल नहीं सकेंगे, तुम भी नहीं संभाल सकोगे, हम भी नहीं संभाल, हमारी पुलिस ज़्यादा थी भी नहीं इतनी, यानी कितने लोगों को संभाल लेंगे यार आप। और ट्रक्स बिल्कुल सामने थे। वो तो पाकिस्तान के लोग जो है वो ठीक है, लेकिन हम क्या, एटम बम हम बना लेते हैं, फाइटर जेट हम बना लेते हैं, सुई नहीं बनाएंगे, फाइटर जेट हम बनाएंगे, एटम बम हम बनाएंगे, सबमरीन हम बनाएंगे, और गाड़ियों को आग भी हम लगाना जानते हैं। तो हुआ ये कि जनाब वो बाहर आए, और बाहर आते ही इन्होंने क्या किया कि उसने इशारा किया, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने। जैसे उसने इशारा किया, वो ड्राइवर्स गए हैं ट्रक्स के अंदर, ट्रक स्टार्ट हुए, ट्रक स्टार्ट होते ही रिवर्स होना शुरू हुए, एंड विद इन नो टाइम, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ट्रक बिल्कुल साइड पे आ गए। ट्रक साइड पे आए हैं, लोग साइड पे मूव हुए हैं, पब्लिक गई है गाड़ियों की तरफ, और 3-4 मिनट के अंदर ना ट्रैफिक चलना शुरू हुई। वो कागज़ ला के उसने मुझको दिए, मैं वहाँ तेजस गया, वहाँ वो जो थी हाईएस, उसमें उस खातून के हाथ में वो पकड़ाया, और नो टाइम ने ट्रैफिक चलना शुरू हो गई। इस पूरी कहानी में लगे होंगे हार्डली 10 मिनट्स। अच्छा, हम गए अपनी गाड़ी की तरफ, माशाल्लाह गाड़ी में बैठे और निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेकेशन भी हो गई। अभी मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ कि ये बताएं कि वो जो माँ है उस बच्चे की, उसने क्या दुआ दी होगी, बताएं ना। कोई दुआ नहीं दी होगी? दी होगी सर, दी होगी। और मुझे अल्लाह से ऐसी मैंने उम्मीद लगा के बैठ गया हूँ मैं, अल्लाह ताला कबूल कर ले, कि वो इन्वेस्टमेंट तो था सिर्फ 10 मिनट का, इट्स नॉट अ होल लॉट ऑफ टाइम, और हमारा अपना पर्सनल बेनिफिट भी था क्योंकि हम पहुँच गए मुजफ्फराबाद।
लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि शायद मेरी मग़फ़रत हो जाए उस खातून की दुआ से। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब एक स्ट्रेंजर के लिए, अच्छा ये कोई कमाल तो है नहीं, आप भी ये करते और लोग भी ये करेंगे, और करते हैं, सारे के सारे करते हैं यार, ऐसी वो बात नहीं है। वो मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो खातून मेरे पास आ गई, वो आगे पास आती तो आपने भी ये करना था, है ना। तो जब हम गैरों के लिए, गैरों तो खैर नहीं कहना चाहिए, चलो मुसलमान थी जो, लेकिन जब ऐसे लोगों के लिए जिनको हम नहीं जानते हम स्टेप्स उठाते हैं, दुआएं लेते हैं, तो यार ये मरियम तो अपनी बहन है ना, इससे दुआ क्यों ना दी जाए। तो कहने का मतलब ये था कि ये कहानी जहन में एकदम से आ गई, तो मैं प्लान तो नहीं किया, तो मैं कुछ और लिख के बैठा था, लेकिन चलिए कहानी जहन में आ गई। तो मासूम शाह साहब ने दुआएं ले ली भाई अपनी बहन की। अब कल हम ये देखेंगे कि तो मरीम वाली कहानी तो सेटल हो गई, और आखिरी बात यह कि एक बहुत अच्छा दीनदार विजनरी बंदा आपका जो है वो बहनोई बन गया, आपकी माँ का दामाद बन गया, एक और स्ट्रेंथ आ गई ना फैमिली के अंदर यार। Now you don't have to pull alone now. There is somebody else who is going to helping you, who is going to be helping you. एक फैमिली में कोई थोड़ा चैलेंज था, तो अभी मैं रिसेंटली उनको मैंने कहा देखें आपके ये दामाद हैं एक जी, बहनोई हैं। मैंने कहा जब आप ये काम करना चाहते हैं, इट्स गोइंग टू टेक सम एफर्ट एंड टाइम, आप उनको भी तो एंगेज कर लो ना अपने साथ, लेट हिम बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये सब बेनिफिट हो गए इंशाल्लाह। एनीवे कल हम क्या बात करेंगे कि कल अब इस सिनेरियो में हम ये देखेंगे कि ये जो अम्मा बैठ गई है ना कि मेरी शरफाबाद जाना है डिफेंस छोड़कर, तो वो कैसे मैनेज होगा, और दूसरा जो उनके पीछे पड़ गए बेटे के कि तुम एक और शादी करो, तो वो कैसे मैनेज होगा। क्या मासूम शाह साहब मूव करते हैं शरफाबाद या नहीं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपका सस्पेंस। क्या मासूम शाह साहब दूसरी शादी करते हैं या नहीं, और करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो कैसे मैनेज होगा, कैसे मनाएंगे आयशा को। ऑल ऑफ दिस विल बी शेयर विद यू इंशाल्लाह टुमारो। मेरा नंबर ज़रा आतिफ लिख दो यार, बहुत शुक्रिया, तुम इतनी हेल्प करते हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कोई इशू हो तो मुझे ना व्हाट्सएप करें, मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं माशाल्लाह बहुत से लोगों के, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर व्हाट्सएप को रिस्पॉन्ड करूँ या कोई सॉल्यूशन दूँ या कुछ कोशिश करूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड एज फास्ट एज पॉसिबल। तो आप भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। तो मेरा नंबर जो है वो आप लिख दें 0333293100। तो व्हाट्सएप कीजिएगा, ये मैसेंजर और ये चीज़ें ना कीजिएगा, ठीक है ना। गुड, मेरा नंबर आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।